नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज जरा बात कर ली जाए कि एक अकेला सब पर भारी। ये दांव उल्टा तो नहीं पड़ गया। जब इस बार इलेक्शन अनाउंस हुए 16 मार्च को, तो बिल्कुल स्पष्ट था कि ये 85 दिन तक इलेक्शन चलेंगे। 7 फेज़ में, मतलब आज टेक्नोलॉजी उन्नत हो गई है, रास्ते बेहतर हो गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज़ की सुविधा ज़्यादा बेहतर हो गई है। तो अब आप 7 फेज़ में क्यों कर रहे हैं? और ऐसा नहीं है, 39 सीट वाले तमिलनाडु में एक दिन में इलेक्शन करा रहे हैं, और कुछ जगह जहां आपको दिक्कत हो रही है वहां आप 7 फेज़ में करा रहे हैं। चीज़ें स्पष्ट थी कि मोदी जी ज़्यादा से ज़्यादा विजिबल होना चाहते थे। मोदी होना चाहते थे, नहीं होना चाहते हैं। मोदी जी को लगता है कि वो अकेले ही एक जगह जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वोट पलट देंगे, और शायद इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इतना लंबे इलेक्शन को प्लान किया था। उसी हिसाब से प्लान भी किया था कि मैं यहाँ 85 दिन का इलेक्शन है और रोज़ 3 करीब कंस्टिट्यूंसी कवर कर रहे हैं, तो मोटे तौर पे उनको ये लगता था कि वो करीब 250 से 300 के बीच में कंस्टिट्यूंसीज कवर कर लेंगे, 250 कंस्टिट्यूंसी कवर कर लेंगे। अब जो अभी तक देख रहे हैं और जैसा अभी तक हुआ है, 3 अलग अलग चीज़ें मैं बताऊंगा। एक, बीजेपी की दिक्कत ये हो रही कि उसके पास मोदी जी के बाद 2 नंबर पे कोई नहीं है, और मेरे हिसाब से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं, 99 तक कोई नहीं है। 100 नंबर पे अमित शाह अपने को खड़ा दिखाई देता है। अमित शाह, मतलब किसकी हिम्मत की मैं बोलूंगा। अब अमित शाह वो वाले नेता है, मैं बोलूंगा नहीं तो तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा। तो भाई अमित शाह आइए बोलिए बोलिए। अमित शाह कोई जननायक नहीं है। अमित शाह को कोई स्वेच्छा से सुनने नहीं आएगा। अमित शाह को डर के मारे सुनने आएगा। उनकी पार्टी वालों की मैं बात कर रहा हूँ। अब दूसरे नंबर पे कोई भी नेता पूरे देश में बता दीजिए जो आए और बोले। दूसरा एक दिक्कत और है, जब एक अकेला सब पर भारी कहते हैं और मोदी जी जब बिना सिर पैर की बातें करते हैं और उनको लगता है कि इन बातों से वो बहुत प्रभावित कर रहे हैं, तो किसकी हिम्मत है कि वो इसके अलावा कुछ बोले? किसी की हिम्मत है कि वो कुछ बोले जाके और फिर मोदी जी कल के दिन उसकी क्लास लगा देंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? तो मोदी जी की स्टाइल एक तरह से डीमोटिवेट भी कर रही है सेकेंड लाइन की लीडरशिप को कुछ भी कहने या बोलने से। तो पहली बात तो हो गई कि लीडरशिप क्राइसिस है उनके सामने। अगर आप देखिए तो वो मैं राज्यवार सिलसिलेवार एक बार आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन इंडिया गठबंधन का एक फायदा ये हो रहा है कि उनके पास एक कैटेगरी के, इंडिया गठबंधन की एक कैटेगरी के कम से कम हर स्टेट में एक नेता है। तो कोई ओवर डिपेंडेंस ऑन एक लीडर नहीं है। एवरीवन अपने में सक्षम है। और एक और चीज़ क्या है कि जब मोदी जी जाके महाराष्ट्र में कोई बात करते हैं और गुजरात में कोई बात करते हैं, तो मोदी जी अलग अलग तरह की बातें करते हैं। महाराष्ट्र के लोगों को ये कहीं ना कहीं गुस्सा है कि मोदी जी महाराष्ट्र का हक छीन के गुजरात पे डाइवर्ट कर रहे हैं। बहुत सी इंडस्ट्रीज़ को डाइवर्ट किए हैं, बहुत से वो किए हैं, ये एक जनरल है। लेकिन जो इंडिया गठबंधन के जो क्षेत्रीय नेता हैं उनको इस पर कोई नहीं है। उनको अपनी स्टेट को देखना, अपनी स्टेट के हिसाब से भाषण बनाते हैं, भाषण देते हैं। तो मोदी जी क्या एक वो भी दिक्कत हो रही है कि क्या बोलें। तीसरा क्या है कि जो अभी हुआ इंडिया गठबंधन में, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, इन लोगों ने एक स्पेसिफिक घोषणा पत्र दिया है। आम आदमी पार्टी ने 6 अपने पॉइंट्स दिए हैं, समाजवादी पार्टी ने पीडीए के नारे के साथ साथ घोषणा पत्र जारी किया है, कांग्रेस ने एक अद्भुत घोषणा पत्र दिया है। अब इसके सामने मोदी जी की केवल लच्छेदार भाषण है, कोई स्पेसिफिक बात मोदी जी नहीं करते हैं। मैं उस पर भी आपसे बताऊंगा कि वो किस तरह की अब भाषण देने लगे हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं होता है। तो एक ये भी दिक्कत हो रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ये जो लंबा कैंपेन है ये शायद अब गले की हड्डी हो गया है, और ये मोदी जी शायद को लगा था कि मैं जब जैसे करता हूँ लोग बिल्कुल पागल होते हैं, मोदी 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 करेंगे। नहीं, आपका लंबा कैंपेन, आपके पास रिपीटेटिव बातें हैं, आपका हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान, राम मंदिर, देशद्रोही, राष्ट्रभक्त, ये छोड़ के आपके पास कोई बात नहीं है। आर्थिक किसी नीति पे बात नहीं कर सकते हैं, केवल जुमले छोड़ सकते हैं। ये स्पष्ट होता जा रहा है और रोज़ आप और बासी होते जा रहे हैं।
आपका भाषण रोज बासी होता जा रहा है, और जितना बासी पुराना होता जा रहा है भाषण, उतना ही वो धीरे धीरे अट्रैक्ट करना तो छोड़ दीजिए, मजबूरी में लगता है लोग आपको सुनने जा रहे हैं। आपके पास कुछ नया कहने को नहीं है, नया सुनने को नहीं है। मैं जैसे आज की बात बताऊं, आज उधमपुर गए थे, मैं आज की बात से ही शुरू कर रहा हूं। मोदी जी आज 3 मीटिंग कर रहे हैं, उधमपुर, बाड़मेर और दौसा में, तो 2 राजस्थान और 1 पहुंच गए उधमपुर। अब उधमपुर में क्या बातें कर रहे हैं? उधमपुर में कहा जम्मू कश्मीर को जल्दी राज्य का दर्जा प्राप्त होगा। तो राज्य का दर्जा लिया, उसका हटाया किसने था? मतलब ये अच्छी बात है, तुम राज्य का दर्जा छीन लो और फिर कहो कि राज्य का दर्जा प्राप्त होगा। अरे भाई तुम ही, यू आर द कल्प्रेट। फिर आप कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में जल्दी विधानसभा के इलेक्शन होंगे। अरे भाई सुप्रीम कोर्ट ने आपको डांट लगाई है, कहा है कि सितंबर तक उसका इलेक्शन को कंप्लीट करिए। आप अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं। 2014 के बाद 19-20 में इलेक्शन हो जाने चाहिए थे, जब भंग किया था आपने विधानसभा को। आप पिछले 5 साल से 6 साल से इलेक्शन ही नहीं करा रहे हैं और कह रहे हैं जल्दी राज्यसभा के इलेक्शन होंगे। अरे भाई हु इज रिस्पॉन्सिबल? ये अच्छा है, जिसको कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। फिर आप कह रहे हैं, जरा सोच लीजिए कि क्या लेवल हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या कहें। ये जो विपक्षी लोग हैं, ये हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। क्या ठेस पहुंचा रहे हैं? नवरात्र के दिनों में ये नॉन वेजिटेरियन खा रहे हैं। अरे भाई, मेरे ये जितने दर्शक सुन रहे हैं और उसमें जितने हिंदू दर्शक हैं, ईमानदारी से बताइएगा, बिल्कुल ईमानदारी से, आपके घर में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सब मानते हैं? आपकी एक्सटेंडेड फैमिली में भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, बुआ फूफा, कुछ लोग हैं। हर हिंदू घर में कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं भैया मैं नहीं मानता हूँ। वो अलग बात है कि हिंदू घरों में ज़्यादा मेजॉरिटी घरों में नॉनवेज बनता नहीं है। लेकिन क्या नॉनवेज ना खाने वाले नंबर 1? नंबर 2, आप ये सब क्या कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने मछली खाई थी। अब आपका भारत के प्रधानमंत्री का कुल वोट मांगने का स्तर ये हो गया है कि तेजस्वी यादव मछली खाए थे, तो ये आपके इलेक्शन का, ये मतलब इसी के चारों तरफ आप इलेक्शन को बिनने की कोशिश कर रहे हैं। वो अलग बात है कि तेजस्वी यादव ने उससे 8 तारीख को मछली खाई थी, फिर तेजस्वी यादव ने अगले दिन संतरा खाया कि कुछ खाया, उसने कहा कि ये भी ट्रेंड करो कि आज तेजस्वी यादव संतरा खा रहे हैं, वो उसके आपके ऊपर वापस वो मामला फंस गया। लेकिन देश का प्रधानमंत्री आज ये सब जाके कह रहा है कि वो मछली खा रहे हैं, देखिए नॉन वेजिटेरियन खाते हैं। आपके यहाँ कितने लोग क्या खाते हैं पता नहीं है आपको? आपके मंत्री जी के किसी के पुत्री, किसी के पुत्र कौन कौन से रेस्टोरेंट चलाते हैं, उन रेस्टोरेंट में क्या क्या मिलता है या आपको पता नहीं है? मतलब थोड़ा तो कुछ बात ऐसी करिए। एक बात और, अब आज स्मृति ईरानी जी को मुझे लगता है कि उनको राहुल गांधी के अलावा उनके पास और कोई काम नहीं है। अब राहुल गांधी अमेठी नहीं आ रहे हैं तो वायनाड में ही पहुंच के उनको घेर रही हैं। अब आज उनका एक नया आया कि राहुल गांधी ने अपना परिवार बदल दिया। देखिए इसने परिवार बदल दिया इस आदमी ने, ये चला गया वायनाड अमेठी छोड़ के। तो आपके मोदी जी क्या किए हैं? वो उस परिवार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उस पर क्या बोलूँ मैं, पति पत्नी के रिश्ते की बात नहीं कर रहा हूँ। जिस अर्थ में आप राहुल गांधी को कह रहे हैं कि उन्होंने परिवार छोड़ दिया, वो वायनाड चले गए, तो आपके मोदी जी ने क्या किया? वो तो गुजराती हैं, वो बनारस के आ गए, तो उन्होंने परिवार नहीं बदला। तो स्मृति ईरानी जी थोड़ा मतलब मुझे लगता है बिना सिर पैर की बातें आपको करने में कोई फायदा। आज की मैं बात बताऊँ, आज मोदी जी बेचारे यहाँ लगे हैं। अब आज जो प्रमुख इंडिया गठबंधन के नेता हैं, तमिलनाडु में कौन है? राहुल गांधी और स्टालिन आज कोयम्बटूर में मीटिंग कर रहे हैं। न्यूज़ तो बन रही है ना, वो ठीक है, मेन गोदी मीडिया उसको ना छापे, लेकिन अदरवाइज न्यूज़ बन रही है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और कांग्रेस के लीडर मिलकर पीलीभीत से चुनाव प्रचार शुरू कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में, कूच बिहार में आज ममता बनर्जी दहाड़ रही हैं और वो पूछ रही हैं कि जो आप कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल बहुत सुरक्षित नहीं है, तो क्या राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, ये सब क्या सेफ है? निकालिए इनके फिगर और बोलिए, इस पे जवाब दीजिए। अब मैं ज़रा एक चीज़ आपको ये बता दूं कि स्टेट में मामला क्यों गड़बड़ होता जा रहा है बीजेपी का, क्योंकि मोदी जी ने एक ऐसी पार्टी बनाई जिसमें देयर इज़ नो सेकेंड लीडरशिप। इनफैक्ट देयर इज़ नो लीडरशिप, देयर आर फॉलोअर्स।
नेता एक है और उसके पीछे उसकी हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग हैं, कोई दूसरा नेता बीजेपी में नहीं है। अब एक एक करके देखिए, केरल में हम 10 सीट लाएंगे, मोदी जी 10 सीट लाएंगे। केरल का कोई नेता आपको याद है? कोई नेता। कर्नाटक आ जाइए, कर्नाटक में कौन नेता है ये आपको पता है बीजेपी का? येदियुरप्पा जी हैं कि मतलब कौन है वहाँ का नेता ये आपको याद है? भाई इधर बिल्कुल क्लियर है, सिद्धारमैया चीफ मिनिस्टर हैं, DK शिव कुमार उनको सपोर्ट कर रहे हैं ठीक से, खड़गे जी हैं। तो आपको कांग्रेस की लीडरशिप की क्राइसिस तो नहीं है ना कर्नाटका में। तमिलनाडु में मैंने बता ही दिया आपका कौन नेता है, वो डिस्टर्ब कर सकता है। आंध्र प्रदेश में आ जाइए, आंध्र प्रदेश में आप कह रहे हैं कि मैंने तेलुगु देशम से वो कर लिया, तेलुगु देशम का नेता है, आपका कौन नेता है? भाई यहाँ शर्मिला रेड्डी जो है, YS शर्मिला रेड्डी, जगनमोहन रेड्डी की बहन, नेता तो है ना कांग्रेस के पास। तेलंगाना आ जाइए, रेवंत रेड्डी वहाँ का चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस का एक नेता तो है ना। आपके कौन नेता है? बीजेपी का मोदी जी, आपके बाद कोई ऐसा व्यक्ति जो वहाँ रेवंत रेड्डी की बातों का जवाब दे सके कौन है? जरा मैं समझना चाहता हूँ। महाराष्ट्र आ जाइए, महाराष्ट्र में एक अच्छे नेता को आपने ले दे के उसको इसलिए कर दिया कि आपको उससे डर लगता है। नितिन गडकरी तो आज आप कहीं सुन रहे हैं कि नितिन गडकरी यहाँ भाषण दे रहे हैं, वहाँ भाषण दे रहे हैं, यहाँ भाग रहे हैं, वहाँ भाग रहे हैं, या उनकी बात को कोई का वजन है? देवेंद्र फडणवीस आपके सबसे बड़े चेहरे थे, उनको आपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना के उनकी हैसियत कम कर दी। आपका कौन नेता है महाराष्ट्र में? कोई है? आपके सामने जब खड़े हैं तो उद्धव ठाकरे और आपके पास शिंदे हैं, तो उद्धव ठाकरे के और शिंदे में कोई कंपैरिजन है? शरद पवार और अजीत पवार में कोई कंपैरिजन है? मैं नेतागिरी की बात कर रहा हूँ। नेता जो बात कर सके, जिसका प्रभाव हो, जिसका वजन हो, जिससे वोट मूव कर सकें। स्ट्रैटेजिस्ट हो सकते हैं, उसको डरा के, उसको धमका के कि ED में भेज देंगे, वो कर देंगे, जेल भेज देंगे, वो अलग बात है। मैं नेता की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस में, आप कांग्रेस में आ जाइए, नाना पटोले को लाख लोग गाली दें, लेकिन कांग्रेस ने जब नाना पटोले को खड़ा किया तो उसको ताकत दी ना। और एक अच्छी बात महाराष्ट्र की बता दूं, लोग कह रहे देखिए अशोक चौहान ने छोड़ दिया। अच्छा भाई छोड़ दिया। महाराष्ट्र में फिर कहा गया कि मिलिंद देवड़ा ने छोड़ दिया। अच्छा भाई मिलिंद देवड़ा भी छोड़ दिए। बिहार में संजय निरुपम को कांग्रेस से निकाला गया, बाबा सिद्दीकी छोड़ दिए। अच्छा ये बाबा सिद्दीकी, संजय निरुपम, मिलिंद देवड़ा, अशोक चौहान, ये भी तो थे ना पिछली बार 2019 के इलेक्शन में। कांग्रेस तो एक ही सीट जीती थी। तो क्या मतलब इनका प्रभाव इतना था तो क्यों नहीं सीट जीत लिए थे? अब आ जाइए आप महाराष्ट्र के बाद, मैं सीधे आपको वेस्ट बंगाल लेता चलूँ। ममता बनर्जी के सामने कौन नेता है बीजेपी का जो ममता बनर्जी के बराबरी कर सके या उनके सामने पासंग भी हो सके? तराजू के उस तरफ कौन बैठेगा ममता बनर्जी के सामने? मोदी जी बैठ सकते हैं, लेकिन मोदी जी के और मोदी जी रोज़ तो नहीं आएंगे ना बंगाल। ममता बनर्जी रोज़ उनको चैलेंज कर रही हैं। आप बिहार आ जाइए, बिहार में आपके पास एक सुशील मोदी एक ठीक ठाक नेता थे, पुराने नेता थे। उन्होंने कहा कि मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं तो इलेक्शन उसमें प्रोसेस में भाग नहीं लूँगा, वो अलग हट गए। आपके पास कौन नेता है? नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार जी ने अपनी जो हैसियत कर ली है वो हंसी के पात्र हो गए हैं। और उसके सामने कौन है? तेजस्वी यादव को लोग सुन रहे हैं ना। आज तेजस्वी यादव आपको हिलाए हुए हैं। मैं सिर्फ एक एक नेता का नाम ले रहा हूँ ऑपोजिशन का, इंडिया गठबंधन का। झारखंड आ जाइए, हेमंत सोरेन आज वहाँ सबसे बड़े नेता के रूप में इस्टेब्लिश हो गए हैं ना। आप उनको जेल में रखिए। आपने जेल में रख लिया तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन एक बड़ी नेता बन के वो भर गई हैं। वो केवल झारखंड में नहीं आपको तंग कर रही हैं, वो गुजरात तक जाके आपको हिला रही हैं। उड़ीसा आ जाइए, उड़ीसा में मैं सिर्फ बीजेपी और मैं क्षेत्रीय बीजेपी का कौन नेता बीजू जनता दल के सामने खड़ा होने की हैसियत रखता है? या बीजू जनता दल छोड़ दीजिए, कौन नेता कांग्रेस के भक्त चरण दास और श्रीकांत जेना के बराबर की हैसियत का उड़ीसा में है? उड़ीसा वालों से पूछ लीजिए। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि इन स्टेट में जो दिक्कत हो रही है वो, आप ऊपर से चलें। आप जम्मू कश्मीर, आप जम्मू कश्मीर जाते हैं, जितेंद्र सिंह की
वजन वाइज, हैसियत वाइज नेता क्या फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती मतलब महबूबा मुफ्ती जी, इनके सामने कहीं खड़े हो पा रहे हैं? बताइए आप। एक स्ट्रांग लोग हैं ना वहाँ। पंजाब में आपके झाकड़ साहब, आप कांग्रेस से इंपोर्ट करके झाकड़ साहब को ले गए हैं। आपकी दुर्गत बन गई है, क्योंकि आपने वहाँ फॉर्मूला सोचा था कि ये खालिस्तान खालिस्तान करेंगे तो सारा खालिस्तान करके हिंदू वोट, खालिस्तान करके आपने जो पाप का काम कर रहे हैं ना, आप देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं जब आप खालिस्तान खालिस्तान आपके लोग बोलते हैं। भगवंत अच्छा बुरा कुछ हो, कांग्रेस के किस नेता के आपने अपने किरण खेर का क्यों टिकट बदल दिया चंडीगढ़ से? क्या बात हो गई? अमरिंदर सिंह को क्यों नहीं आप आगे लाके खड़ा कर रहे हैं? जो अमरिंदर सिंह आपके बहुत खास हो गए थे, आपके साथ आपका सहयोगी खड़ा होने को तैयार नहीं है। हरियाणा में भाई भूपिंदर हुड्डा और दीपेंद्र, उनके लड़के, इतने बड़े आपके पास कोई और है इतना बड़ा जाट नेता आपके सामने जो उनको चैलेंज कर ले? मनोहर खट्टर उनको चैलेंज करने की स्थिति में हैं, वहां पे भी मोदी जी, तो उसकी स्थिति देख लीजिएगा क्या होगा। हरियाणा में लोग तो कह रहे हैं कि आपको 2-3 सीटें मिल जाएं तो आप वो समझिए जहां 10 में 10 आप लाए थे। हिमाचल, आप सब कुछ करने के बाद भी सारा कुछ हेरा फेरी, आप हिमाचल में सरकार नहीं गिरा पाए ना, क्योंकि वहां एक व्यक्ति आपके ही भाषा में आपको जवाब देने के लिए तैयार खड़ा था, उसका नाम है डीके शिव कुमार। आपने बाकी को तो मैनेज कर लिया था, लेकिन आज आप 4 में 4 स्विंग करने की बात करते थे, नहीं कर पा रहे हैं ना। उत्तराखंड में हरीश रावत के मुकाबले, हरीश रावत जितने भी खराब हो, कौन है आपके पास? आप वहीं से इंपोर्ट करके लाए थे ना नीता बोगड़ा के भाई विजय बोगड़ा जी को। विजय बोगड़ा जी की क्या स्थिति हो गई है? विजय बोगड़ा जी एक को वोट दिलवा पाएंगे आपको उत्तराखंड में? गुजरात, कौन लीडर है गुजरात में? गुजरात में तो आप ही लीडर है। कितना बड़ा आंदोलन हो रहा है वहाँ, उसको रोक पा रहे हैं आप? राजपूतों का एक बीजेपी के प्रति जो गुस्सा है वो वहाँ से फैलता फैलता राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ सब फैलता जा रहा है धीरे धीरे। आप उसको रोक ही नहीं पा रहे हैं। उससे 2 वोट का नुकसान तो हो रहा है ना। आप तो गुजरात के, आपकी होम स्टेट है, क्या होगा होम स्टेट में? राजस्थान, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के सामने आपके कौन लीडर हैं? जो आपके पास बिल्कुल लीडर थे, वसुंधरा राजे जी कितनी एक्टिव है, कहीं दिखाई पड़ती हैं इलेक्शन में? आपने उनको कहीं आगे किया है? आपको कहीं इलेक्शन में दिख रहा है कि वसुंधरा राजे घूम रही हैं? वहाँ भी ना मोदी जी, वहाँ आप लोकल उस पर नहीं कर चल पा रहे हैं। आप लोकल इश्यूज़ पे बिना बात की बातें बोल रहे हैं कि कांग्रेस पानी दे देती थी पाकिस्तान को, अब हम नहीं देते हैं। कांग्रेस सिर न पैर। आप कोई ग्राउंड पे बात ऐसी बोल रहे हैं जो जिसको लगे कि नहीं क्या हमारा प्रधानमंत्री है, क्या विजन है, क्या ये वो दे रहा है। छत्तीसगढ़, कौन नेता आपका है? मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह चौहान, जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट नेता, जिन्होंने मेरे हिसाब से पिछले इलेक्शन में विधानसभा की जीत दिलाने का जो मेन शिल्पकार था, जो मेन आर्किटेक्ट था, उसको आपने कट्टू साइज कर दिया। उनसे आप लोकसभा लड़वा रहे हैं और वो कहीं घुमा नहीं रहे हैं। कौन है मध्य प्रदेश में आपका फेस? और अंत में आ जाए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आपके पास सबसे बढ़िया और सबसे मारक क्षमता वाले योगी जी थे। योगी जी के दिन रात, योगी जी को कैसे कट्टू साइज किया जाए उसके लिए एक अमित शाह लगातार काम करते रहे, लगातार फुल टाइम 24 घंटे कि योगी जी को के प्रभाव को कैसे कम किया जाए, ये पूरे टाइम उसमें लगे रहते हैं। तो जब आप पूरे टाइम आप ही के पार्टी का एक आपका सबसे चहेता नेता, अगर एक ऐसे नेता को जो लोकप्रिय है उसके पीछे लगा रहेगा, तो यूपी में आप हालत देख ही रहे हैं। यूपी में अंदाज है ना आपको कि कहाँ से, कि आपके पास कैंडिडेट नहीं है। कानपुर में आप किनको कैंडिडेट बनाए हैं? अभी जो आपने सीटें दी, किनको सीटें दी हैं? वो एक भाई साहब को आपने सीट दी, वो कहे कि भाई मैं तो कहीं पढ़ा रहा था, वो राय साहब हैं शायद गाजीपुर में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, एक राय साहब हैं,
वो तो कहीं स्कूल में पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने लोगों ने कहा कि आपको टिकट, कहा मुझे टिकट मिल गया, अच्छा मुझे तो पता नहीं था, लड़ लेंगे, आरएसएस का आदमी हूँ, लड़ लेंगे। ये आपके पास टिकट देने में ये स्थिति है जिसके लिए आप 5 साल से तैयारी कर रहे थे। तो जो मुझे आज लग रहा है कि 2-3 चीज़ों पे मोदी जी के पे ओवर डिपेंडेंस अब आपके लिए बजाय एडवांटेज के डिसएडवांटेज हो गई है। आप ये जो उल्टी सीधी बातें करते हैं जिसका ना सिर होता है ना पैर होता है, आप क्या जाके आज वहाँ बोल रहे हैं? आप कह रहे हैं उत्तराखंड में आपने कहा था, मैं ख़त्म कर रहा हूँ इसको, उत्तराखंड में आपने कहा था घर में घुसकर मारा, महिलाओं का 33% का आरक्षण दे दिया, बाबा केदार बुला रहा है, मोदी की गारंटी है बाबा केदार बुला रहे हैं, 3 तलाक के खिलाफ कानून। अच्छा, फिर आप कांग्रेस ने राम मंदिर का विरोध किया, हमारी प्राण प्रतिष्ठा में जब उनको निमंत्रण दिया गया उसका विरोध किया, इसलिए वो एंटी हिंदू एंटी राम। और हद तो यह है कि आप गारंटीज कौन सी दे रहे हैं? आप अपने भाषण शाम को एक बार सुन लिया करिए कि आप क्या बोल रहे हैं। आप महाराष्ट्र में रामटेक में बोल रहे हैं, आपका क्या बोले आप, ये गारंटी है मोदी की, आपका सपना उसका संकल्प है। तो मेरा कौन सा सपना कौन सा संकल्प, मतलब कुछ है ही नहीं, बिल्कुल हवा में तीर चलाते रहो। आपका सपना मेरा संकल्प है, मोदी की गारंटी है आपका सपना। आपका क्या सपना है नहीं बताऊंगा मैं। आपके हर मोदी की गारंटी आपको हर पल देता है, क्या गारंटी देता है ये नहीं बता रहा है मोदी। ये अच्छा नहीं लग रहा है, गरीब का बेटा बैठ गया। जो आप जिस तरह के कपड़े पहनते हैं और जिस तरह की पेन लगाते हैं और घड़ी पहनते हैं, वो गरीब का बेटा इस देश में पहनता है। आई विल वर्क, क्या आप बोल रहे हैं? मैं अब आई विल वर्क अंग्रेजी में 24/7 फॉर 2047, मतलब आप अब 47 तक आप अपना प्लान बता रहे हैं कि आप सन 47 तक काम करेंगे, मतलब 100 साल के हो जाएंगे। चलिए, तो अब आपने कहा विकसित भारत तब तक हो जाएगा। अब ये सब जुमलेबाजी, ये तो अभी एपेटाइजर था 10 साल, अभी तो थाली आनी बाकी है, इससे क्या है? अब आप जाके रामटेक, महाराष्ट्र को बहुत आगे ले जाना है, कहां से ले जाना है, क्या करना है, इसका कोई विजन नहीं है। भाई कांग्रेस ने एक अपना घोषणा पत्र दिया कि हम ये करेंगे, देश को बहुत आगे बढ़ाना है, देश की बहुत तरक्की करनी है, ये सब न सिर न पैर, कोई कॉन्क्रीट वो नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे आप जितना बोलते जा रहे हैं आप उतना एक्सपोज होते जा रहे हैं। लोगों को समझ में आ रहा है कि ये केवल खोखले वादे हैं, इसमें कोई ग्राउंड पे चीज़ नहीं है। इसलिए शायद इतना लंबा इलेक्शन उल्टा पड़ गया है, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू सो मच।